Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. This is the third part of chapter Life Processes of class 10th and we are doing NCERT explanation, right? So in first part we did introduction of the chapter and second part में हमने टॉपिक किया न्यूट्रिशन, राइट? उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिटेल में पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट? सो आज हम करेंगे रेस्पिरेशन और रेस्पायरेशन, हाउ एवर यू प्रोनाउंस इट, ओके? सो रेस्पिरेशन, तो इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी 6.4. इसमें क्या बताया है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे और हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? सो 2 टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर को ले लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हम एयर ब्लो करेंगे थ्रू आवर माउथ और हम देखेंगे उसमें कि क्या चेंज आता है, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सिरिंज या फिर पिचकारी की हेल्प से जो है वो एयर पास करेंगे. तो हमें क्या पता है लाइम वाटर की प्रॉपर्टी का कि अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है? और हमें पता है कि हम क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हम अपने माउथ से एयर ब्लो करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो फिर ये जो लाइम वाटर है ये क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा. वहीं अगर हम टेस्ट ट्यूब ए में देखें जिसमें हम पिचकारी या फिर सिरिंज की हेल्प से एयर ब्लो करते हैं, उसमें जो अमाउंट है मिल्कीनेस की वो कैसी होती है, कम होती है, ओके? फिर है एक्टिविटी 6.5. इसमें क्या बताया है कि हम फ्रूट जूस या फिर शुगर सॉल्यूशन को लें और उसमें जो है थोड़ी सी यीस्ट डाल दें, ठीक? फिर उसको फिट कर दें टेस्ट ट्यूब को एक 1 होल्डेड कोक से, ओके? और कोक में हम क्या डाल दें, एक बेंट ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास ट्यूब को फिर डिप करें हम एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले रखा है. तो उसमें क्या चेंज होगा कि जो यीस्ट है वो क्या करती है, शुगर सॉल्यूशन या फिर फ्रूट जूस को ब्रेक डाउन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन. तो इस प्रोसेस को हम आगे के सेक्शन में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. लास्ट सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट? उसमें हमने क्या देखा कि जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें जो हमने फूड मटेरियल लिया तो उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, राइट? और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट वेज से ये काम करते हैं. किसी में तो ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. किसी में दूसरे पाथवेज से ये काम किया जाता है जिसमें कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, ठीक है? इसको अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से वो पाथवेज हैं या फिर स्टेप्स हैं जिसमें जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. फर्स्ट स्टेप क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट? उसको किस में तोड़ दिया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको क्या कहते हैं, पायरूवेट. क्या कहते हैं, पायरूवेट. और ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में. हमें पता है ना साइटोप्लाज्म क्या होता है. फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक? और ये प्रोसेस किस में होता है, टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. तो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज को किस में ब्रेक कर दिया, पायरूवेट. देन पायरूवेट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ये हो गया फर्मेंटेशन. और फर्मेंटेशन का जो ये प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में अकर होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट?
एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? जिसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, राइट। और ये किस में होता है? यीस्ट में। यीस्ट से जब फर्मेंटेशन करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन सेकंड टाइप होता है जो ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ टेक प्लेस होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रोसेस में पायरूवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट इज वाटर एंड एनर्जी। तो जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। क्या कहते हैं उनको? एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन दी एनारोबिक प्रोसेस। जो एनारोबिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है और एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। And the third type is कि sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. यहाँ पे जो पायरूवेट है किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में, ठीक है। और इसकी वजह से ही कई बार जो है सडन एक्टिविटी से क्रैम्प्स हमें महसूस होते हैं। तो जो ये डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है चार्ट। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो ये ज़रूर बनाना होता है। इसमें देखो क्या बताया गया है कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था तो पायरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर पायरूवेट का भी ब्रेक डाउन 3 स्टेप्स में होता है या फिर 3 पाथवेज से हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। किसी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, किसी में लैक ऑफ ऑक्सीजन और किसी में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने सब पढ़ा। अब इन केसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। ओके, देन यहाँ पे मोर टू नो में एटीपी का ही बताया हुआ है डिटेल में। ये किसकी फॉर्म में होती है? इनिशियली एडीपी प्लस फॉस्फेट। एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फोरस। जब इसको एनर्जी प्रोवाइड कराई दी जाती है तो इसमें से फॉस्फेट अलग हो जाता है और ये क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन पे। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, ठीक है। प्लांट्स में वो एक्सचेंज किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से, राइट। और प्लांट्स में जो एक्सचेंज है वो भी हमें पता है कि कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से। दे कैन गो इनटू द सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब नाइट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकता है ना रात में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन जो है वो मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है रात के टाइम। और दिन के टाइम में क्योंकि जो CO2 वो जनरेट कर रहे हैं वो अंदर ही उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो रही है, तो CO2 दिन में रिलीज़ नहीं होती, उसकी जगह क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट पे कि किस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे या फिर उसका इनटेक करेंगे या फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। ओके, अब एनिमल्स में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जैसे हमारे यानी ह्यूमन बींग्स में क्या होती है? लंग्स होती हैं। अब टेरेस्ट्रियल अगर हम
एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, राइट। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि पानी में डिजोल्व होती है, ठीक है। अब क्योंकि जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो फेयरली लो होती है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो फास्टर होता है, दैट इज सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, राइट। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, ठीक। Fishes take in water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood, ठीक। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है फॉर रेस्पिरेशन, और ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, और हमारे अंदर क्या है वो एब्जॉर्ब करने के लिए ऑर्गन लंग्स, राइट। All the organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere. अब जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी सरफेस के अक्रॉस टेक प्लेस होगी, तो ये सरफेस कैसा बना होता है, वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस विद इन दी बॉडी। अब वैसे तो हम कह रहे थे कि उसको हम जो ये सरफेस है वो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ये बहुत फाइन और डेलिकेट होता है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ पर प्लेस्ड है, हमारी बॉडी में, ठीक है। सो देयर हैव टू बी पासेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. तो एक मैकेनिज्म के थ्रू जो है ऑक्सीजन इन एंड आउट होती है, वो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, है ना, नाक से सांस लेते हैं, और नाक में यानी नोस्ट्रिल में उस एयर को फिल्टर करने के लिए फाइन हेयर्स भी होते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी जो डर्ट है वो फिल्टर हो करके ही जो एयर है वो अंदर जाए। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। किसी भी अगर फिर भी कोई डर्ट पार्टिकल चला गया है तो जो म्यूकस है वो उसको अट्रैक्ट करती है और लंग्स में जाने से रोकती है। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू दी थ्रोट, उसके बाद नोस्ट्रिल से कहाँ पहुँच गई एयर, थ्रोट में, एंड देन इनटू दी लंग्स, ठीक है। और ये हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पर थ्रोट में क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, ये सॉफ्ट मसल नहीं होती, बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसका क्या फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करती है कोलैप्स होने से। अगर यहाँ से या यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से कोई प्रेशर आए तो जो एयर है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक। तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, रिंग्स ऑफ दिस कार्टिलेज, ठीक है। और लंग्स को किसकी प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहाँ पर रिब्स की, ओके। विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोली, ठीक है। और ये प्लूरल है, सिंगुलर क्या है, एल्वियोलस, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ट्रैकिया था ये यहाँ पर जाकर 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गई, जिसको क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई, राइट। और ये फर्दर आगे डिवाइड होती हैं किस में, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, ये यहाँ पर। और जो लास्ट में ये स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ जूम करके दिखाया हुआ है, ये क्या है, एल्वियोली, ठीक।
द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ये लंग्स के बिल्कुल आउटर सरफेस से जो है अटैच्ड होती हैं इस तरीके से, और यहीं पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो वॉल्स होती हैं एल्वियोली की, वो क्या कंटेन करती है? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल से अटैच्ड होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, व्हेन वी ब्रीथ इन, हमारे जो रिब्स हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं और डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोली। अब जो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ के रिलीज कर देगा? एल्वियोली में। और ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। अब ब्लड फ्लो करता है, वो क्या करेगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के यहाँ पर छोड़ देगा और यहाँ से ऑक्सीजन को उस ब्लड में ले जाएगा। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, यानी ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के लिए उसे सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इसलिए वो रेजिडुअल जो वॉल्यूम है ऑफ एयर उसको अपने पास रखता है, ठीक है। अब जो ये एल्वियोली है, इनमें डिफ्यूज़न कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो हम इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये एल्वियोली सैक है, ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पर हमें दिखाया गया है उसका ये एक सैक है, और ये जो है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इस तरीके से इसका जो है हम कंसीडर करें कि ये एक सैक है। अब ये लंग्स में जो हमने इनहेल की एयर, तो उसमें क्या रिच है? ऑक्सीजन रिच है वो, ठीक। और यहाँ पर इस सरफेस के बीच में से क्या पास करता है? ब्लड, है ना। ये ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे जिसमें से ब्लड जो है वो पास करता है, और ये ब्लड किस में रिच है? कार्बन डाइऑक्साइड में। पूरी बॉडी से जो ब्लड आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो कम है, तो डिफ्यूज़न से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और इस ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, इस हाई कंसंट्रेशन से वो यहाँ पर जाएगी ब्लड में। तो इस तरीके से ये ब्लड में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फिर बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो ये प्रोसेस होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न का, राइट। अब जैसे जैसे बॉडी साइज एनिमल्स का बढ़ता जाता है, तो डिफ्यूज़न प्रेशर से ही सिर्फ ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो सकती बॉडी पार्ट्स में। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, दे टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और ह्यूमंस में क्या है? जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन, है ना। हेमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की उसमें पावर है। सो दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज, हैंस is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो ऑक्सीजन तो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिसॉल्व हो जाती है? जो ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। हमें बताना है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या, उनकी क्या एडवांटेज है फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। अब हमें पता है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से,
और एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ से लेते हैं, जो कि वाटर में डिजोल्व है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ये एक एडवांटेज हो गई, है ना। तो इस वजह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको जल्दी जल्दी ब्रीद नहीं करना पड़ता, और एक्वेटिक एनिमल्स को जो है जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है, तो ये एक उनकी डिसएडवांटेज है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेयर एज एक्वेटिक एनिमल्स नीड टू यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। Air contains more oxygen as compared to water. Since the content of oxygen in air is high, the terrestrial animals do not have to breathe faster to get more oxygen. और ये हमने किस सेक्शन में पढ़ा था, यहाँ पर, राइट। Then second question is, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? जो हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन पढ़ा ग्लूकोज का बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है, तो ये हमें उस क्वेश्चन में बताना है। एक तो हमें ये डायग्राम जरूर बनाना है, और कैसे लिखेंगे, दैट ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इन द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड पायरूवेट, और पायरूवेट को फर्दर किस किस में ब्रोक डाउन कर देते हैं, इन 3 पाथवेज में, ठीक है, और उसको हमने इस तरीके से इलस्ट्रेट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अभी वो हमने यहाँ पर पढ़ा इस सेक्शन में, है ना, कि कैसे होती है ट्रांसपोर्ट। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ओके। तो जो यहाँ पर ये इन ह्यूमन बींग्स से लाइन शुरू हो रही है, ये हम थर्ड क्वेश्चन में लिखेंगे, ये उसका आंसर है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इसमें एक तो ये डायग्राम बनाएंगे, और एल्वियोली को जैसे मैंने पहले डायग्राम दिखाया था फॉर दी कि कैसे डिफ्यूज़न होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो भी बनाना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो हमने एल्वियोली का ये इतने पोर्शन में पढ़ा, ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, let me know in the comment section. Share this video with your friends who are in class 10th, and next time हम करेंगे transportation. Till then, have a good day. Bye bye.